हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रुद्र अपनी कार के पास आकर रुक गया। उसने एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसने फोन रख दिया। फिर कार में बैठा और कार फुल स्पीड के साथ वहां से निकल गई। दिवांश ने ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी को देखा और उसकी नजर ड्राइवर की उंगली की रिंग पर रुक गई। आरडी, वो धीरे से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के फोन कवर पर गई। आरडी। उसके बाद उसने कार के कोने कोने में अपनी नजर दौड़ाई और ज्यादातर चीजों पर आरडी का लोगो बना हुआ था। उसने अपने बगल में बैठे रुद्र को देखा, जो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये वो लैपटॉप नहीं था जो वो रेगुलरली यूज किया करता था, बल्कि ये आरडी ब्रांड का लैपटॉप था। दिवांश ने मन ही मन सोचा, आरडी यानी रुद्र, और डी इसका मतलब क्या हो सकता है? दिवांश ने इस बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर एक बात दूर से ही अच्छे से समझ आ गई थी। उसका दोस्त एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड था। वो इसी सब के बारे में सोच रहा था। तभी कार सड़क पर रुक गई। कुछ ही सेकंड्स में उनकी कार के बगल में एक और कार आकर रुकी। रुद्र नीचे उतर गया। दूसरी कार का डोर ओपन हुआ और दो आदमी बाहर आए। दोनों ही आदमी उसी दिन रुद्र के साथ हॉस्पिटल आए थे, विक्रम और ध्रुव। रुद्र के दो खास आदमी। उनके साथ ही तान्या भी कार से नीचे उतरी। वो बहुत डरी हुई थी। उसके आंसू सूख चुके थे और उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, वो सीधे उसके पास दौड़ी और जोर जोर से रोने लगी। माँ कैसी है? माँ ठीक है ना? बताओ मुझे, वो ठीक है ना? रोते रोते ही तान्या ने रुद्र से सवाल किया। रुद्र ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगा। उसने विक्रम और ध्रुव को वहां से जाने का इशारा किया और खुद तान्या को लेकर कार में बैठ गया। राजवंश भवन के मेन गेट के सामने कार रुकी। दिवांश देख रहा था, जो आदमी कुछ देर पहले त्रिलोक सेन के बंगलों पर थे, वो सब के सब यहां पहले से मौजूद थे। तान्या रोते रोते रुद्र की बाहों में थी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में आ गया। तान्या को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाई। उसके माथे पर एक बार किस किया और कहा, तुम यही रहो। अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। और रुद्र कमरे से बाहर आ गया। नीचे जाने से पहले उसने देखा, कमरे के बाहर एक और दरवाजा बाहर से बंद था। उसके सामने दो आदमी खड़े थे। अंदर से रुद्र की कजिन सिस्टर ईशा के रोने की आवाज आ रही थी। रुद्र ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गया। इस वक्त उसके हाथ में आरडी का एक कॉइन था, जिसे वो अपनी उंगलियों से घुमा रहा था। कुछ मिनट बाद विक्रम और ध्रुव रुद्र के साथ आए। दादाजी राम प्रसाद राजवंशी और उनके पिताजी कार्तिक राजवंशी और चाचाजी अनिरुद्ध राजवंशी के साथ बाहर आए। जितने हैरान कार्तिक राजवंशी और अनिरुद्ध राजवंशी रुद्र को देखकर थे, उतनी ही घबराहट उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने कॉइन घुमाना बंद किया और सोफा से खड़ा हो गया। ये देखकर दादाजी बहुत डर गए। वो पहले से ही रुद्र की पोजीशन और पावर के बारे में जानते थे। वो इन सब से बचने का उपाय सोचने लगे। वहीं कार्तिक जी ने रुद्र को डांटते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम आरडी को कैसे जानते हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें लेकर यहां आए हो? तुम्हें अपने परिवार की फिक्र है या नहीं? तुम्हारी मां चिंता। शट अप। रुद्र ने कार्तिक जी की बात को बीच में काटते हुए उन पर चिल्लाया। पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं कुछ ऐसा कर दूं जो बाप बेटे के रिश्ते के लिए अच्छा ना हो, उससे पहले आप अपना मुंह बंद रखो। रुद्र का ऐसा बिहेवियर देखकर कार्तिक जी आगे बढ़ने से रुक गए। उन्होंने खुद को शांत किया। आंखें खोलने के बाद वो काफी शॉक्ड थे। ये देखकर दादाजी ने चैन की सांस ली। रुद्र वापस सोफा पर बैठ गया।
और गंभीर होते हुए बोला। डैड, एक पल रुका। आपने वो सब क्यों किया? आपको पता है, आज आपकी एक गलती की वजह से एक बच्ची ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। कहते हुए रुद्र की आंखें कार्तिक जी की आंखों से मिली। उनसे नजरें मिलते ही वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सोफा से उठा और कार्तिक जी की तरफ बढ़ते हुए बोला। आप सब जानते थे, आप जानते थे कि त्रिलोक सेन आंटी और तान्या को ढूंढ रहा था। आप जानते थे कि उसकी नीयत सही नहीं थी, फिर भी आपने उससे हाथ मिलाया। क्यों? क्यों उसकी मदद की? आपको एक छोटी बच्ची और उसकी मां से क्या परेशानी थी? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? रुद्र की आंखें लाल थीं। तभी दादाजी राम प्रसाद जी ने कहा। हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। रुद्र अपने दादाजी की बात खत्म होने से पहले ही बोला। क्यों? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादाजी ने माहौल की गंभीरता को समझा। वो कुछ नहीं बोले। चुपचाप जाकर सामने वाले सोफा पर बैठ गए। कार्तिक जी पिछले 10 मिनट से सब बर्दाश्त कर रहे थे, पर अब और नहीं। उन्होंने बोलना शुरू किया। ठीक है, तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस नौकरानी और उसकी बेटी के बारे में त्रिलोक सेन को क्यों बताया? तो सुनो। कार्तिक जी थोड़ा रुके। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसी नौकरानी और उसकी बेटी के लिए अपनी पढ़ाई, अपने आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करे। पहले मैंने इन सभी बातों को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि इस उम्र में तुम्हारा ऐसा बर्ताव नॉर्मल है। समय के साथ तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे, इस बात को समझोगे कि हम और 2 कौड़ी के नौकरों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कार्तिक जी एक पल रुके। पर मैं गलत था। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम उस लड़की के और करीब होते चले गए, और आखिर में तुमने उस नौकरानी की बेटी के लिए कॉलेज ज्वाइन करने से भी मना कर दिया। इसीलिए मैंने जो किया सही किया, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मुझे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, तुमसे मतलब है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे लिए मुझे फिर से वही सब करना पड़े तो इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कार्तिक जी की बात पूरी होने तक लिविंग रूम शांत था। वहीं दादाजी मन ही मन बोल रहे थे। बेवकूफ आदमी, इसे सच में अभी तक कुछ समझ नहीं आया। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसके सामने आडी की पूरी फौज खड़ी है और ये 5 साल के बच्चे की तरह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं अनिरुद्ध जी की नजरें अपने बड़े भाई की बातों पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों पर थीं। वो भी अपने भाई की बेरुखी पर सोच रहे थे। मुझे लगा था भैया बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं। इनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। यहां मौजूद आडी के सभी आदमी किस तरह से रुद्र के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। रुद्र के दोनों खास आदमी विक्रम और ध्रुव, जिन्हें पूरी मुंबई जानती है, आज वो दोनों रुद्र के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। क्या भाई को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? विक्रम और ध्रुव कार्तिक जी की बातें सुनकर एक दूसरे को देख रहे थे और कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बेवकूफ आदमी उनके सामने खड़ा है वो उनके बॉस का फादर है। फिर दोनों ने आंखों ही आंखों में इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उनके बॉस के फादर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अचानक से रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। दादाजी और अनिरुद्ध जी आगे जो होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे, लेकिन कार्तिक जी को रुद्र की हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सुनते ही रुद्र शांत हो गया। वो उठा और धीरे धीरे चलते हुए कार्तिक जी के सामने खड़ा हो गया। रुद्र 18 साल का था। उसकी हाइट कार्तिक जी की हाइट से मुश्किल से कम थी, पर वो इस वक्त कुछ और ही लग रहा था। क्या मैं आपको मजाक के मूड में लग रहा हूं? उसकी आवाज, उसका अंदाज एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। कार्तिक जी रुद्र की आंखों में देख रहे थे। अचानक उन्हें अपने अंदर डर की अनुभूति हुई। वो रुद्र की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। उन्हें उससे खौफ महसूस होने लगा और उनके माथे पर पसीना आने लगा। उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगे
मुझे क्या हो रहा है? मैं इससे नजरें नहीं मिला पा रहा। क्या मुझे इससे डर लग रहा है? क्यों? मैं अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? रुद्र ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। बताइए डैड, क्या मैं आपको मजाक के मूड में लग रहा हूं? उसकी आवाज सुनते ही कार्तिक जी अपने ख्यालों से बाहर आए। उनकी नजर रुद्र के पीछे मौजूद आरडी के आदमियों पर गई। अब उनके जेहन में एक ही बात थी, आरडी। तो फाइनली उन्होंने रुद्र से पूछा, तुम आरडी को कैसे जानते हो? रुद्र के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आई। उसने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला और दूसरे हाथ से कॉइन घुमाते हुए कुछ कदम पीछे हटा। उसने बर्फीली निगाहें चारों तरफ दौड़ाई और फिर से उसकी नजर अपने डैड के बेचैन चेहरे पर टिक गई। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अगर मैं कहूं, जिस आरडी की आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन कर पाएंगे? रुद्र के कहे ये चंद शब्द सुनकर कार्तिक जी के होश उड़ गए। वो अभी भी हैरानी और कंफ्यूजन के साथ रुद्र को देख रहे थे। वहीं अनिरुद्ध जी ये बात सुनकर काफी खुश और एक्साइटेड हो गए थे। उनकी यह एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही था और अब अपनी सोच को सच साबित होता देखकर वो बहुत खुश थे। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने बड़े भाई के लिए बुरा भी लग रहा था। कार्तिक जी ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम आरडी कैसे हो सकते हो? मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने पहली बार आरडी का नाम आज से 7 साल पहले सुना था और करीब 1 साल की उम्र से मुंबई में आरडी का खौफ आसमान छूने लगा था। उस वक्त रुद्र की उम्र महज 11 साल थी। फिर वो आरडी कैसे हो सकता था? कार्तिक जी की बात सुनकर रामप्रसाद जी और अनिरुद्ध जी का मन किया कि वो अपना सिर पीट लें। वहीं रुद्र वापस आकर सोफा पर बैठ गया। कॉइन की नाली पर अपना हाथ फेरते हुए उसने बोलना शुरू किया, डैड, आपको याद है? एक पल रुका। आज से 10 साल पहले, जब मैं सिर्फ 8 साल का था, उस वक्त दिलीप कपूर के बेटे के साथ स्कूल में मेरी लड़ाई हो गई थी और हमें 1 महीने के लिए स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया था। तब आपने सारी गलती का इल्जाम मुझ पर डालकर मुझे बहुत मारा था और अगले ही दिन मुझे आर्मी कैंपस में भेज दिया था। उसके कुछ दिनों बाद उस कैंपस में आग लग गई और सभी बच्चों को दूसरे कैंपस में भेजा जा रहा था। इसी बीच मुझे किडनैप कर लिया गया था। रुद्र ने एक छोटी सी स्माइल के साथ पूछा, आपको याद तो है ना, डैड? जैसे उसे अपने फादर की याददाश्त पर शक हो। कार्तिक जी ने हाँ में सिर हिलाया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक काले अंधेरे कमरे में पाया। 2 दिन तक मैं उसी कमरे में रहा और वहां से बचकर भागने की कोशिश करता रहा। तभी मुझे उस कमरे में एक दिन एक दरवाजा दिखाई दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सिर्फ सीढ़ियां दिखाई दी। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। रुद्र रुका और कार्तिक जी की आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है मैंने नीचे जाकर क्या देखा? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।